हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने बातें करा था मोल कंसेप्ट में कि नंबर मोल रिलेशनशिप क्या होते हैं और उसके अपन ने कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। तो आज अपन इस एपिसोड में आगे चलेंगे और देखेंगे कि मास मोल रिलेशनशिप क्या होता है ना। सबसे पहले आज के एपिसोड में अपन बात करेंगे कि मास मोल रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखिए, मास मोल रिलेशनशिप जो होता है ना बच्चों, मास मोल रिलेशनशिप है ना। मास मोल रिलेशनशिप जो होता है इसमें एग्जैक्टली एक टर्म डिफाइन किया जाता है, उसका नाम है मोलर मास। एक टर्म डिफाइन किया जाता है बच्चों, मोलर मास। मोलर मास का सिंपल सा मतलब होता है मास ऑफ वन मोल। इसका सिंपल सा मतलब होता है मास ऑफ वन मोल। एक मोल का जो मास होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मोलर मास, है ना। तो एग्जैक्टली में जो मोलर मास होता है, देखिए मोलर मास ऑफ एटम, अगर आप बात करेंगे तो इसको यहाँ पर एक नाम और दिया गया है, ग्राम एटॉमिक मास। इसको एक और नाम दिया गया है, ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरीके से अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास। ध्यान देते जाइएगा, बहुत आसान सा है, फटाफट रिलेशन आ जाएगा इन सब के बीच, है ना। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल हो गया ग्राम मॉलिकुलर मास। मोलर मास ऑफ आयंस, इसको अपन बोलेंगे ग्राम आयोनिक मास। वैसे ही आएगा मोलर मास ऑफ फार्मूला यूनिट। स्पेशली यह होता है फॉर आयोनिक सॉलिड। तो इसको अपन नाम देते हैं बच्चों आयनिक सॉलिड, इसको अपन नाम देते हैं ग्राम फार्मूला मास, है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को GAM बोल देंगे। ग्राम मॉलिकुलर मास जो होगा उसको GMM बोल देंगे। ग्राम आयनिक मास जो होगा इसको GIM बोल देंगे। ग्राम रेडिकल मास जो होगा इसको हम लोग GRM बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग मास होते हैं। इसको हम लोग जो ये ग्राम मोलर मास ऑफ फार्मूला यूनिट है, इसको हम बोलते हैं ग्राम फार्मूला मास। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे मोलर मास ऑफ रेडिकल, तो यह हो जाता है ग्राम रेडिकल मास। अब आप देखिए, आपके पास अगर मोलर मास का कंसेप्ट है, ठीक है, तो मोलर मास को जनरली हम M से डिनोट करते हैं और अपन इनमें से किसी के भी बदले बोल सकते हैं मोलर मास। ये अपने को मोलर मास एक सिंपल टर्म बनाने का फ़ायदा होता है कि अपने को इतना अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होता है, अपन मोलर मास डायरेक्ट बोल देते हैं, है ना। अब जनरली क्या होता है, जो मोलर मास है उसको आप देख रहे हैं ग्राम में बात, इसका दूसरा नाम हमेशा ग्राम में रखा गया है। तो जनरली हम ऐसे कह सकते हैं मास ऑफ वन मोल स्पीसीज का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल्स, फार्मूला यूनिट। तो मास ऑफ वन मोल स्पीसीज इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। इस तरीके से आप मोलर मास को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। कि एक मोल का मास, एक मोल स्पीसीज का मास जो ग्राम में होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मोलर मास। और मोलर मास अगर एटम के लिए है तो उसका अलग नाम है, मॉलिक्यूल के लिए है तो अलग नाम है, आयन के लिए है तो अलग नाम है, फार्मूला यूनिट के लिए अलग नाम है, रेडिकल के लिए है तो भी इसके अलग नाम है। बाकी अगर अपन मोलर मास कहते हैं तो इन सब के बदले में अपने को आइडिया मिल जाता है। एग्जैक्टली में अब हमें ये समझने हैं कि हम मोलर मास किसी का भी कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान होता है, आपको जितने भी एटम्स होते हैं ना बच्चों, जितने भी एटम्स होते हैं
वो आपको याद रखने हैं। जितने भी एटम्स होते हैं वो उसके जो एटॉमिक मास जिसको आप बोलते हो या एटॉमिक वेट बोलते हो, उसमें से जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होता है वो आपको याद रखना है। क्योंकि भले उनके अलग अलग टर्म में डेफिनेशन अलग अलग होते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है वो हमेशा सेम चलती है ना, वो हमेशा क्या होती है, सेम चलती है। तो हम लोग इसी तरीके से आगे चलें अगर तो बात करें, जैसा कि अभी आप सब लोग 10th पास करके 11th में आए होंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बात करूंगा और थोड़े थोड़े से आपको जगह बताऊंगा जहां से आप इसको कलेक्ट भी कर पाओगे। तो अब देखो, जैसे हम बात करें इसमें बच्चों मोलर मास का, तो ध्यान दो, एक तरफ मैं लिख देता हूं एटम और एक तरफ इसका लिख देता हूं मोलर मास। सपोज करो हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम होगा, हीलियम है 4 ग्राम होगा, लिथियम है 7 ग्राम होगा, है ना। इसी तरीके से सपोज करो आपके पास कार्बन है तो 12 ग्राम होगा, नाइट्रोजन है 14 ग्राम होगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, बाकी आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। जो एनसीईआरटी के बुक्स होते हैं ना, उसके लास्ट में एक इन टेक्स्ट बना होता है, उसमें एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट करके एक कॉलम होता है, तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल डाटा उठाओगे और आप यहाँ पे उसको ग्राम लगा लगा के यूज़ करोगे। हाँ, वहाँ पर एक और पॉइंट आएगा कि वह मास आपको वहाँ डेसिमल में मिलेगा, तो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने से मेरा यह मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए वहाँ पर किसी का मास 12.6 ग्राम है, तो आप उसके बदले में यूज़ करेंगे 13 ग्राम। अगर 12.4 ग्राम है तो आप यूज़ करेंगे 12 ग्राम, और अगर 12.5 ग्राम है तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा 12.5 ग्राम। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज में आते हैं कुछ आइटम्स के लिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ उसको। तो ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 16 ग्राम, फ्लोरीन के लिए हो जाएगा 19 ग्राम, सोडियम के लिए हो जाएगा 23 ग्राम, मैग्नीशियम के लिए हो जाएगा 24 ग्राम, एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा 27 ग्राम, फास्फोरस के लिए हो जाएगा 31 ग्राम, है ना। ये सब ज़्यादा यूज होते हैं। सल्फर के लिए हो जाएगा 32 ग्राम, आर्गन के लिए हो जाएगा 40 ग्राम, पोटाशियम के लिए हो जाएगा 39 ग्राम, कैल्शियम के लिए हो जाएगा 40 ग्राम। ये अपने मेन होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा यूज आने वाले हैं। एक तरफ मैंने लिख दिया एटम और दूसरे तरफ मैंने लिख दिया मोलर मास। एक तरफ एटम और दूसरे तरफ मोलर मास। अब आप इसको एग्जैक्टली ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हो, क्योंकि अभी अपन एटम के लिए चल रहे हैं, तो आप इसी को बोल सकते हो ग्राम एटॉमिक मास भी। एटम के लिए जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वही एक्चुअल में मोलर मास का काम करता है। जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वही मोलर मास का काम करता है। तो मैंने इस तरह से एक टेबल बनाया, आप इनको याद कर लेंगे, और जो भी आपको लग रहा है इसमें कोई गैप है तो 2-4 आइटम का आप बुक से निकाल कर भी याद कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल बनाने में मैक्सिमम यूज़ इनका आता है, तो ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनके हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूल का मोलर मास या आयन का मोलर मास या फार्मूला यूनिट का मोलर मास कैसे निकालेंगे। आसान सा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। मोलर मास ऑफ अदर स्पीसीज, दैट इज अदर देन एटम, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि Na+ का क्या होगा। एग्जैक्टली 23 ग्राम होगा। जो सोडियम का होगा वही Na+ का होगा। Mg2+ का क्या होगा, तो बिल्कुल 24 ग्राम होगा। Mg+ का क्या होगा, बिल्कुल 24 ग्राम होगा। सपोज कर लीजिए अगर Mg- भी कोई आयन है तो भी 24 ग्राम होगा। N3- है तो 14 ग्राम होगा। N2- है तो भी 14 ग्राम होगा। N- है तो भी 14 ग्राम होगा। N+ है तो भी 14 ग्राम होगा। यहाँ से एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि मोलर मास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज। मोलर मास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज।
चार्ज। ये आता है बेटा कंसेप्ट निकल के। ओके, नेक्स्ट में हम बात करें, देखो अदर देन एटम की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें एक तो आ गए आयन, एक क्या आ गया बेटा आयन, और दूसरे क्या आ जाएंगे, ध्यान देना, मॉलिक्यूल। सपोज करो CO2 है, सपोज करो क्या है CO2, और CO2 का हमें बताना है मोलर मास। तो देखो हम कैसे बताएंगे, CO2 है तो कार्बन के लिए हो गया 12 ग्राम, कार्बन 1 है इंटू 1, ऑक्सीजन के लिए हो गया 16 ग्राम, ऑक्सीजन 2 है इंटू 2, ये हो गया 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, दिस विल बी 44 ग्राम, ये हो जाएगा 44 ग्राम। इसी तरीके से अगर हमें ध्यान दो तो अब इसको आप देखना, मोलर मास तो आप बोल ही सकते हो, है ना, मोलर मास ऑफ CO2, इसको GMM, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 भी हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे ही मान लो आ गया CO32 माइनस, तो यह कितना हो जाएगा, देखो कार्बन का 12 ग्राम इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम इंटू 3, चार्ज के लिए अपने को कुछ करना नहीं है, तो यह हो जाएगा 12 ग्राम प्लस 48 ग्राम, दिस विल बी 60 ग्राम। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं CaCO3 इसका मोलर मास क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम का हो गया 40 ग्राम इंटू 1, कैल्शियम एक बार है, CO3 है तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू कार्बन का 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम इंटू 3, है ना, दिस इज 40 ग्राम प्लस 2 इंटू 12 ग्राम प्लस 48 ग्राम, दिस विल बी 40 ग्राम प्लस 2 इंटू 60 ग्राम इक्वल टू 40 ग्राम प्लस 120 ग्राम, ये हो जाएगा 160 ग्राम। तो इस तरीके से आने लगेगा मोलर मास, एटम्स के भी, मॉलिक्यूल्स के भी, आयंस के भी, रेडिकल्स के भी। जहाँ तक बात करें फार्मूला यूनिट की, हम ले लेते हैं NaCl। NaCl में सोडियम के लिए आ गया 23 ग्राम, क्लोरीन के लिए आ गया 35.5 ग्राम, दिस विल बी 58.5 ग्राम। हम इसको ग्राम फार्मूला मास बोल सकते हैं, और इसको हम लोग मोलर मास ऑफ NaCl बोल सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको मोलर मास जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उनके निकालने तो आपको आ गए, है ना, इस तरीके से अपन निकालते हैं इसको। अब जैसे दिमाग लगाओ, हमसे कोई कहता है, ठीक है, मतलब आज के क्लास में हम मेनली बात करेंगे कि मोलर मास अपन कैसे निकालते हैं, किसी का भी मोलर मास अपन कैसे निकालते हैं, किसी भी स्पीशीज का। इस तरीके से अपन बात करते हुए आगे चलेंगे। इसके बाद अपन बात करें, ध्यान दो, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। अगर हम बात करें मोलर मास ऑफ मिक्सचर, एकदम आसान है, ध्यान दो, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो ये हमेशा होता है एवरेज मोलर मास। ध्यान दीजिएगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर जो होता है वो होता है एवरेज मोलर मास, राइट। अब देखो एवरेज मोलर मास से क्या मतलब है, तो सपोज करो आपके पास कोई एक सैंपल है, सैंपल से क्या मतलब, कुछ है आपके पास आयरन का, कुछ पार्टिकल्स आपके पास है, लेकिन उसमें उस आयरन के पार्टिकल्स में जो 95% हैं उसका एटॉमिक मास 56 है, ये है आपके पास 95%। आपके पास 57 वाला भी उसी सैंपल में कुछ आयरन के पार्टिकल हैं, सपोज करो वो हैं 3%, और 58 वाला भी आयरन का पार्टिकल्स है, वह आपके पास है 2%। वह आपके पास कितना है, 2%, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि यह जो सैंपल है ना, सपोज करो एक प्लेट है इस तरह से, उस प्लेट में इस तरह के आयरन के पार्टिकल्स हैं, जिसमें आपको पता चला है कि 95% 56 वाले, 3% 57 वाले, 2% 58 वाले हैं, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे मोलर मास ऑफ सैंपल, तो सिंपल, मोलर मास ऑफ सैंपल जो होगा इसको हम लोग आइसोटोपिक मिक्सचर भी बोलते हैं बेटा, आइसोटोपिक मिक्सचर।
आप पढ़े होंगे क्लास 9-10 में, एक आइसोटोप्स होता है जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो वो होते हैं आइसोटोप्स। ओके, अब जो है आइसोटोप्स के लिए हम लोग सैंपल का जो मोलर मास निकालते हैं वह भी निकालते हैं हम लोग एवरेज में। तो सिंपल तरीका देखो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास प्लस 3 इंटू 57 प्लस 2 इंटू 58/100। इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे तो आपको उस सैंपल का मोलर मास आएगा, है ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे और यही आपके निकालने का तरीका हो जाएगा। आगे बेटा हम बात करें तो अपन सबको पता है कि जो एयर होता है वह भी मिक्सचर होता है, जो एयर होता है वह भी मिक्सचर होता है। तो ध्यान देंगे आप, मोलर मास ऑफ एयर कैसे निकालें, क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, ये भी एक मिक्सचर है। आप जानते होंगे नाइट्रोजन इसमें होता है 78%, ऑक्सीजन इसमें होता है 21%, CO2 होता है 0.4%, है ना, 0.04% होता है एक्चुअल में। और जो बाकी जितने भी गैस हैं उसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आर्गन, ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, वो होता है 0.96%। अब देखो हमको चाहिए मोलर मास ऑफ एयर, हम क्या करेंगे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, आर्गन गैस, है ना। तो अब देखो 78 इंटू 28 नाइट्रोजन के लिए, 21 इंटू 32 ऑक्सीजन के लिए, 0.04 इंटू 44 CO2 के लिए, 0.96 इंटू 40 आर्गन के लिए, दिस अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करेंगे 28.9 ग्राम के आसपास आपको आएगा। इस सबको अगर हम ग्राम में रखते हैं और मोलर मास है तो हमें ग्राम में रखना भी चाहिए, उनको भी और इनको भी। इस तरीके से आप ला सकते हैं मोलर मास ऑफ एयर। हमारे हिसाब से जो मोलर मास निकालने के क्वेश्चन होते हैं बेटा वो इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, और ये अगर अपने को आ गया ना एक बार तो फिर अपने लिए काफ़ी बेहतर होता है कि अपन समझ सकें कि मास मोल रिलेशनशिप क्या होता है। ओके बेटा, अपन इस लेक्चर में यहाँ तक बात करेंगे और आगे हम इसी को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।